आज हम बात करेंगे ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस किताब के बारे में। ये किताब छोटे जवाब नहीं देती, ये सबसे बड़े सवालों से सीधे बात करती है। इसके लेखक है स्टीफन हॉकिंग, एक वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मांड को सिर्फ समझा नहीं, उससे सवाल भी किए। ये किताब पूछती है, क्या ईश्वर है? क्या समय की शुरुआत हुई थी? क्या हम अकेले हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? हॉकिंग इन सवालों का जवाब डर से नहीं देते, वे भौतिकी से देते हैं। ये किताब हमें विश्वास नहीं देती, ये सोचने की जिम्मेदारी देती है। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस हमें ये याद दिलाती है कि विज्ञान सवालों से डरता नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे कठिन सवालों पर एक वैज्ञानिक क्या सोचता है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। क्या ईश्वर मौजूद है? मनुष्य ने जब से आसमान को देखना शुरू किया, तब से एक सवाल उसके साथ रहा। क्या इस ब्रह्मांड के पीछे कोई ईश्वर है? यह सवाल नया नहीं है, हजारों साल पुराना है। स्टीफन हॉकिंग इस सवाल को नजरअंदाज नहीं करते, वे इसे सीधे विज्ञान की भाषा में रखते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान को प्रकृति की समझ नहीं थी, तो हर घटना ईश्वर से जोड़ दी जाती थी। बिजली गिरी, ईश्वर नाराज है। भूकंप आया, ईश्वर का दंड। बारिश हुई, ईश्वर की कृपा। यह स्वाभाविक था, क्योंकि डर था और अज्ञान था। लेकिन विज्ञान का जन्म यहीं से हुआ, डर की जगह सवाल, और सवाल के साथ जवाब खोजने की जिद। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, वैसे वैसे प्रकृति के नियम सामने आते गए। अब हमें पता है, बिजली क्यों गिरती है, तारे कैसे बनते हैं, ग्रह क्यों घूमते हैं। इन सब के पीछे नियम है, गणित है, भौतिकी है। हॉकिंग एक सीधी बात कहते हैं, अगर ब्रह्मांड अपने नियमों के अनुसार काम कर रहा है, तो हर घटना के लिए ईश्वर को कारण बनाना जरूरी नहीं रह जाता। वे यहां एक अहम बिंदु रखते हैं। विज्ञान यह नहीं कहता कि ईश्वर है या नहीं। विज्ञान सिर्फ यह कहता है, ब्रह्मांड को समझने के लिए ईश्वर की धारणा आवश्यक नहीं है। हॉकिंग के अनुसार, अगर गुरुत्वाकर्षण जैसे नियम पहले से मौजूद है, तो ब्रह्मांड खुद को पैदा कर सकता है। इसके लिए किसी बाहरी शक्ति को बीच में लाने की मजबूरी नहीं। यह बात कई लोगों को असहज करती है, क्योंकि यहां ईश्वर को नकारा नहीं जा रहा, लेकिन जरूरत से बाहर किया जा रहा है। हॉकिंग यहां धर्म और विज्ञान के फर्क को बहुत साफ करते हैं। धर्म पूछता है क्यों, विज्ञान पूछता है कैसे। जब कैसे का ठोस उत्तर मिल जाता है, तो क्यों अपने आप पीछे चला जाता है। हॉकिंग कहते हैं, ईश्वर में विश्वास व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन विज्ञान विश्वास पर नहीं चलता। विज्ञान चलता है प्रमाण पर, गणना पर, परीक्षण पर। इसलिए विज्ञान के लिए यह मायने नहीं रखता कि ईश्वर है या नहीं, मायने रखता है क्या सिद्ध किया जा सकता है। इस अध्याय का निष्कर्ष बहुत शांत है। सिर्फ यह समझ, ब्रह्मांड को समझने के लिए चमत्कार जरूरी नहीं, प्राकृतिक नियम काफी है, और वही नियम ब्रह्मांड की कहानी बताते हैं। अगले अध्याय में स्टीफन हॉकिंग और गहराई में जाते हैं। वह सवाल जो हर सवाल की जड़ है, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। चैप्टर 2। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। जब हम ईश्वर के सवाल से आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल अपने आप सामने आता है, यह ब्रह्मांड आया कहां से? क्या यह हमेशा से था, या किसी एक क्षण में शुरू हुआ? स्टीफन हॉकिंग इस सवाल को विज्ञान के सबसे बड़े प्रश्नों में रखते हैं। लंबे समय तक लोग मानते रहे, ब्रह्मांड स्थिर है, न कभी शुरू हुआ, न कभी खत्म होगा। लेकिन 20वीं सदी में यह धारणा टूटी। वैज्ञानिकों ने पाया, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका सीधा अर्थ था, ब्रह्मांड फैल रहा है। अगर आज ब्रह्मांड फैल रहा है, तो समय को पीछे ले जाने पर एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था। यहीं से बिग बैंग सिद्धांत सामने आया। हॉकिंग बताते हैं, बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, यह एक विस्तार था। स्थान का विस्तार, समय का विस्तार, ऊर्जा का विस्तार। इससे पहले क्या था? यह सवाल सुनने में सही लगता है, लेकिन हॉकिंग कहते हैं, बिग बैंग के साथ समय खुद शुरू हुआ। तो पहले पूछना वैज्ञानिक रूप से अर्थहीन हो जाता है। यह बात समझना जरूरी है।
समय ब्रह्मांड के बाहर नहीं है, समय ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। इसलिए बिग बैंग से पहले का सवाल वैसा ही है जैसे उत्तर ध्रुव से और उत्तर की दिशा पूछना। हॉकिंग यहां एक और महत्वपूर्ण विचार रखते हैं। हो सकता है ब्रह्मांड की कोई स्पष्ट शुरुआत ना हो। उन्होंने नो बाउंड्री प्रपोजल दिया। इसके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत किसी नुकीले बिंदु की तरह नहीं, बल्कि एक स्मूथ कर्व की तरह थी। इसका मतलब ब्रह्मांड अपने आप में पूरा और बंद है। इसके बाहर कुछ नहीं है, कोई पहले नहीं, कोई बाहर नहीं। यह विचार ईश्वर के सवाल से फिर जुड़ता है। अगर ब्रह्मांड अपने नियमों के अनुसार स्वतः उत्पन्न हो सकता है, तो सृष्टि के लिए किसी निर्माता की आवश्यकता नहीं रह जाती। हॉकिंग यहां बहुत सावधान भाषा इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं, यह निष्कर्ष आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि विज्ञान बिना किसी अलौकिक हस्तक्षेप के ब्रह्मांड को समझ सकता है। ब्रह्मांड की शुरुआत का सवाल मानव इतिहास के सबसे गहरे सवालों में से एक है, और स्टीफन हॉकिंग इसे भावनाओं या आस्था से नहीं, बल्कि शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। वे बताते हैं कि बहुत लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद है और स्थिर है, लेकिन 20वीं सदी में खगोल विज्ञान की खोजों ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। जब यह देखा गया कि दूर दूर की गैलेक्सियां एक दूसरे से लगातार दूर जा रही है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, और यदि आज वह फैल रहा है, तो अतीत में समय को पीछे ले जाने पर एक ऐसा क्षण आता है जब पूरा ब्रह्मांड अत्यंत सघन और गर्म अवस्था में सिमटा हुआ था। इसी वैज्ञानिक निष्कर्ष को बिग बैंग कहा जाता है, जिसे अक्सर गलत तरीके से एक विस्फोट समझ लिया जाता है, जबकि हॉकिंग स्पष्ट करते हैं कि बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, बल्कि स्थान और समय दोनों का एक साथ विस्तार था, और यही वह क्षण था जब समय स्वयं अस्तित्व में आया। इसलिए बिग बैंग से पहले क्या था जैसे सवाल विज्ञान की भाषा में अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि जब समय ही नहीं था, तो पहले की कोई परिभाषा नहीं बचती। हॉकिंग इसे एक सरल उदाहरण से समझाते हैं कि यह वैसा ही है जैसे उत्तर ध्रुव से आगे उत्तर दिशा पूछना, जहां प्रश्न ही गलत हो जाता है। वे आगे बताते हैं कि संभव है ब्रह्मांड की शुरुआत किसी तीखे बिंदु की तरह न होकर एक स्मूथ और सीमाहीन रूप में हुई हो, जिसे उनके नो बाउंड्री प्रोपोजल से समझा जाता है, जहां ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है, न कोई बाहरी स्थान और न कोई पहले का समय। इस दृष्टिकोण का महत्व यह है कि यदि ब्रह्मांड अपने ही भौतिक नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम नियमों के कारण उत्पन्न हो सकता है, तो सृष्टि की व्याख्या के लिए किसी अलौकिक निर्माता को अनिवार्य रूप से मानना आवश्यक नहीं रह जाता। और हॉकिंग बहुत सावधानी से यह स्पष्ट करते हैं कि विज्ञान यहां ईश्वर को नकारने का दावा नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें चमत्कारों या रहस्यमयी हस्तक्षेपों की जरूरत नहीं है, क्योंकि गणित और भौतिकी के नियम स्वयं ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास की कहानी कहने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने लगते हैं, एक और सवाल स्वाभाविक रूप से सामने आता है। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है, या हम अकेले नहीं हैं? चैप्टर 3, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह प्रश्न कि क्या मानव सभ्यता इस विशाल ब्रह्मांड में अकेली है या नहीं, स्टीफन हॉकिंग के अनुसार केवल जिज्ञासा या कल्पना का विषय नहीं है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान का एक गंभीर और तर्कसंगत प्रश्न है। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड के पैमाने को समझते हैं, तो पृथ्वी की विशिष्टता अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। हॉकिंग बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसमें सैकड़ों अरब गैलेक्सियां मौजूद हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में अरबों तारे, जिनमें से बहुत से तारों के चारों ओर ग्रहों की प्रणालियां पाई जाती हैं। और आज के खगोल विज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ग्रह बनना कोई दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि तारों के विकास की एक सामान्य प्रक्रिया है। बीते कुछ दशकों में हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो चुकी है, जिनमें से कई ऐसे ग्रह हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित की जो कुछ को
हैबिटेबल जोन में स्थित है, जहां तापमान इतना अधिक नहीं कि पानी भाप बन जाए और न ही इतना कम कि वह पूरी तरह जम जाए। और क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी एक बुनियादी तत्व है, इसलिए ऐसे ग्रहों की उपस्थिति यह संभावना बढ़ा देती है कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकता। हॉकिंग यह भी स्पष्ट करते हैं कि जीवन का अर्थ केवल बुद्धिमान, तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताएं नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के इतिहास में भी अधिकांश समय जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में मौजूद रहा है। और यदि ब्रह्मांड में जीवन कहीं और उत्पन्न हुआ है, तो यह अधिक संभव है कि वह साधारण रूपों में हो, न कि उन्नत सभ्यताओं के रूप में। वे आगे बताते हैं कि बुद्धिमान जीवन के लिए केवल सही ग्रह और पानी पर्याप्त नहीं होते, बल्कि स्थिर वातावरण, लंबा समय और कई अनुकूल संयोग भी आवश्यक होते हैं। इसलिए यह संभव है कि जीवन तो व्यापक हो, लेकिन बुद्धिमान सभ्यताएं अत्यंत दुर्लभ हो। हॉकिंग इस संदर्भ में फेर्मी पैराडॉक्स की ओर संकेत करते हैं। यदि ब्रह्मांड में जीवन सामान्य है, तो फिर हमें अभी तक कोई स्पष्ट संकेत क्यों नहीं मिला? और वे मानते हैं कि इसका कारण यह हो सकता है कि उन्नत सभ्यताएं या तो बहुत कम समय तक टिकती है, या स्वयं को प्रकट नहीं करती, या फिर तकनीकी विकास के साथ साथ स्वयं को नष्ट कर लेती है। इसी कारण हॉकिंग पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज का समर्थन तो करते हैं, लेकिन संभावित संपर्क को लेकर गंभीर चेतावनी भी देते हैं, क्योंकि मानव इतिहास यह दिखाता है कि जब तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताएं कम उन्नत सभ्यताओं से टकराती है, तो परिणाम अक्सर विनाशकारी होते हैं। और यदि कभी मानवता का सामना किसी अत्यधिक उन्नत बाह्य सभ्यता से होता है, तो यह मान लेना कि वह संपर्क हमारे लिए लाभकारी ही होगा एक खतरनाक भ्रम हो सकता है। हॉकिंग के अनुसार अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को सुनना और ब्रह्मांड को समझना जरूरी है, लेकिन बिना पर्याप्त ज्ञान और तैयारी के सक्रिय संपर्क स्थापित करना जोखिम भरा हो सकता है। और इसलिए यह प्रश्न केवल यह जानने तक सीमित नहीं है कि हम अकेले हैं या नहीं, बल्कि यह भी तय करता है कि मानव सभ्यता कितनी परिपक्व है और वह ब्रह्मांड में अपनी जगह को कितनी समझदारी से संभाल सकती है। हॉकिंग यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां, जैसे पानी की उपस्थिति, उपयुक्त तापमान और रासायनिक तत्व, केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के कई हिस्सों में ऐसी परिस्थितियां संभव हो सकती है। इसलिए यह मान लेना कि जीवन केवल यहीं पैदा हुआ, वैज्ञानिक रूप से जल्दबाजी होगी। वे यह भी जोड़ते हैं कि जीवन का अर्थ केवल बुद्धिमान प्रजातियां नहीं है, क्योंकि साधारण सूक्ष्म जीव भी जीवन का ही रूप है। और संभव है कि ब्रह्मांड में जीवन व्यापक हो, लेकिन बुद्धिमान सभ्यताएं दुर्लभ हो। हॉकिंग आगे चेतावनी देते हैं कि यदि कभी मानवता का संपर्क किसी अत्यधिक उन्नत सभ्यता से होता है, तो उसके परिणाम हमेशा सकारात्मक हो। यह आवश्यक नहीं, क्योंकि पृथ्वी के इतिहास में भी जब तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं ने कम उन्नत सभ्यताओं से संपर्क किया है, तो परिणाम अक्सर विनाशकारी रहे हैं। इसलिए वे अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को सुनने और ब्रह्मांड को समझने के पक्षधर है, लेकिन बिना पर्याप्त तैयारी के सक्रिय संपर्क स्थापित करने के प्रति सावधान रहने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार यह प्रश्न केवल यह जानने का नहीं है कि हम अकेले हैं या नहीं, बल्कि यह भी समझने का है कि यदि हम अकेले नहीं हैं, तो मानवता उस वास्तविकता से निपटने के लिए कितनी तैयार है। और जैसे ही यह अध्याय इस संभावना को खोलता है कि जीवन ब्रह्मांड में व्यापक हो सकता है, अगला अध्याय हमें उस दिशा में ले जाएगा जहां प्रश्न यह नहीं रहेगा कि हम अकेले हैं या नहीं, बल्कि यह होगा कि क्या मानवता भविष्य में पृथ्वी से आगे फैल सकती है और अंतरिक्ष में अपने अस्तित्व को सुरक्षित कर सकती है। चैप्टर 4, मानवता का भविष्य और अंतरिक्ष में फैलाव। इस अध्याय में हम सरल और स्पष्ट भाषा में स्टीफन हॉकिंग के विचारों को समझेंगे कि कैसे मानवता का भविष्य पृथ्वी से परे हो सकता है और हमें ब्रह्मांड में फैलने की आवश्यकता क्यों है। हॉकिंग बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कई खतरों से घिरा हुआ है। इनमें प्राकृतिक खतरे, जैसे कि बड़े क्षुद्र ग्रह का टकराना, सुपर वोल्केनो का फटना, समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन शामिल है। इसके अलावा
मानव निर्मित खतरे भी है, जैसे परमाणु युद्ध, वैश्विक महामारी और अत्यधिक प्रदूषण। यदि हम इन खतरों के बारे में कुछ नहीं करेंगे, तो भविष्य में मानव सभ्यता को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हॉकिंग का मानना है कि अगर मानवता को लंबे समय तक सुरक्षित और जीवित रहना है, तो हमें केवल पृथ्वी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ब्रह्मांड में फैलना होगा। हॉकिंग के अनुसार अंतरिक्ष में फैलाव केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यक कदम है। चंद्रमा, मंगल और भविष्य में अन्य ग्रहों या अंतरिक्ष कॉलोनियों में मानव जीवन के लिए वैकल्पिक जगह बनाई जा सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अंतरिक्ष में जीवन के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। वहां विकिरण अधिक है, संसाधन सीमित है, गुरुत्वाकर्षण कम या शून्य है, और लंबी अवधि तक वहां रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इन सभी चुनौतियों को पार करने के लिए विज्ञान और तकनीक की मदद से नए उपकरण और तकनीकें विकसित करनी होंगी। मानवता को इन तकनीकों का सही उपयोग करना सीखना होगा, ताकि जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा हॉकिंग बताते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष यात्रा में नए विकास मानवता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन यदि इन्हें बिना नियंत्रण के इस्तेमाल किया गया, तो ये ही खतरे का स्रोत भी बन सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में फैलाव का उद्देश्य केवल सुरक्षित जगह खोजने का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह मानवता की समझ, ज्ञान और नैतिक जिम्मेदारी की परीक्षा भी है। अगर हम अपनी आंतरिक समस्याओं जैसे कि संघर्ष, असमानता और स्वार्थ को साथ लेकर अंतरिक्ष में जाएंगे, तो वही समस्याएं नए ग्रहों तक फैल जाएंगी। इसलिए अंतरिक्ष में फैलाव के साथ साथ मानवता को अपने व्यवहार, सहयोग और जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। इस अध्याय में यह भी समझना जरूरी है कि मानवता का भविष्य केवल तकनीक पर निर्भर नहीं है। हमारी मानसिक, भावनात्मक और नैतिक तैयारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में फैलने की यह योजना केवल जीवन की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमें कैसे समझदारी से कार्य करना चाहिए। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस तरह अपने जीवन, समाज और पूरी मानवता के भविष्य को आकार दे सकते हैं। अंत में हॉकिंग यह स्पष्ट करते हैं कि जैसे ही हम यह समझते हैं कि मानवता का भविष्य पृथ्वी से आगे भी संभव है, अगला कदम हमें उन तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों की ओर ले जाएगा जो इस भविष्य को सच कर सकती है या खतरे में डाल सकती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस तरह हमारे अंतरिक्ष में फैलने के प्रयासों में मददगार या चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। चैप्टर 5, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवता का भविष्य। इस अध्याय में हम स्टीफन हॉकिंग के दृष्टिकोण से समझेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मानवता के भविष्य को कैसे बदल सकती है, इसके लाभ क्या है और इसके संभावित खतरे क्या हो सकते हैं। हॉकिंग बताते हैं कि एआई आज पहले से कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रही है और इसका प्रभाव हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। पहले मशीनें केवल सरल कार्य कर सकती थीं, लेकिन अब वे सीखने, निर्णय लेने और जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, एआई चिकित्सा क्षेत्र में रोगों का सटीक निदान कर सकता है, अनुसंधान में नई खोजों के रास्ते खोल सकता है, उद्योगों में उत्पादकता बढ़ा सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि एआई को मानव जीवन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। लेकिन हॉकिंग हमें चेतावनी देते हैं कि यदि एआई का विकास बिना नियंत्रण और नैतिक दिशा निर्देशों के किया गया, तो यह मानवता के लिए खतरा बन सकता है। यदि एआई इतनी बुद्धिमान हो जाए कि वह अपने निर्णय खुद लेने लगे और मानव हित की अनदेखी करे, तो परिणाम गंभीर और असंभाव्य हो सकते हैं। इसलिए हॉकिंग का मानना है कि एआई को नियंत्रित करना, उसके नियम तय करना और इसे मानव नैतिकता के अनुसार विकसित करना अनिवार्य है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का उद्देश्य मानवता की भलाई और सुरक्षा हो, न कि केवल तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन। इसके साथ ही हॉकिंग कहते हैं कि एआई के जोखिमों का मूल्यांकन करना,
समाज और नीति निर्धारकों के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि एआई केवल तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को भी बदल सकता है। हॉकिंग आगे बताते हैं कि एआई का अंतरिक्ष में मानवता के फैलाव में भी एक अहम भूमिका हो सकती है। अंतरिक्ष मिशनों में रोबोट और स्मार्ट मशीनें मानवों की मदद कर सकती हैं। एआई के माध्यम से अंतरिक्ष कॉलोनियों का प्रबंधन, संसाधनों का संतुलित उपयोग और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। एआई लंबे समय तक चलने वाले मिशनों में मानव जीवन को जोखिम से बचा सकता है और खतरनाक परिस्थितियों में निर्णय लेने में मदद कर सकता है। इसके अलावा एआई नई तकनीकें विकसित कर सकता है जो पृथ्वी पर जीवन को भी बेहतर बनाएंगी, जैसे स्वचालित कृषि, ऊर्जा उत्पादन और आपदा प्रबंधन। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि एआई केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह मानवता की जिम्मेदारी और नैतिकता की परीक्षा भी है। यदि हम अपनी आंतरिक समस्याओं जैसे संघर्ष, असमानता, स्वार्थ और लालच को एआई के विकास के साथ जोड़ देंगे, तो वही समस्याएं और जटिल रूप में हमारे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों तक पहुंच सकती है। इसलिए हॉकिंग यह मानते हैं कि एआई का विकास केवल तकनीकी स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और नैतिक जिम्मेदारियों के स्तर पर भी नियंत्रित होना चाहिए। एआई का मानवता पर प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, यह भविष्य में हमारे समाज, हमारे कार्य और हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। हॉकिंग का संदेश स्पष्ट है कि यदि हम एआई को सही दिशा में विकसित और नियंत्रित करें, तो यह मानवता के लिए अनगिनत अवसर ला सकता है। लेकिन यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो यह खतरे का कारण भी बन सकता है। एआई न केवल पृथ्वी पर, बल्कि अंतरिक्ष में भी मानवता के फैलाव और अस्तित्व के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अंत में यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मानवता एआई के विकास के साथ कैसे आगे बढ़ेगी और अपने अंतरिक्ष में फैलने के सपनों को कैसे सुरक्षित और सफल बनाएगी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में विज्ञान और तकनीक कैसे हमारी मदद कर सकते हैं और ये खोजें मानवता को और भी नए आयाम प्रदान कर सकती है। चैप्टर 6, अंतरिक्ष में मानवता का अगले चरण की तैयारी। इस अध्याय में हम स्टीफन हॉकिंग के दृष्टिकोण से विस्तार से समझेंगे कि मानवता कैसे अंतरिक्ष में फैलने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकती है और किन व्यापक चुनौतियों का सामना करना होगा। हॉकिंग बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कई गंभीर खतरों और सीमाओं से घिरा हुआ है। प्राकृतिक खतरों में बड़े क्षुद्र ग्रहों का टकराना, सुपर वोल्केनो का फटना, जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाएं शामिल है। मानव निर्मित खतरों में परमाणु युद्ध, अत्यधिक प्रदूषण, संसाधनों की कमी और वैश्विक महामारी जैसी समस्याएं शामिल है। हॉकिंग का मानना है कि केवल तकनीकी विकास पर्याप्त नहीं है, हमें मानसिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी तैयार होना होगा, ताकि मानवता अंतरिक्ष में सुरक्षित, स्थायी और जिम्मेदार तरीके से फैल सके। हॉकिंग बताते हैं कि अंतरिक्ष में फैलने की तैयारी छोटे और नियंत्रित कदमों से शुरू होती है। सबसे पहले निकटवर्ती ग्रहों जैसे चंद्रमा और मंगल पर मानव मिशनों की योजना बनाना आवश्यक है। इन मिशनों का उद्देश्य केवल तकनीकी परीक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां जीवन और संसाधनों का सुरक्षित प्रबंधन, लंबे समय तक रहने योग्य वातावरण का निर्माण और सामाजिक संरचनाओं की स्थापना भी शामिल होनी चाहिए। अंतरिक्ष में लंबी अवधि के मिशन में मनोवैज्ञानिक दबाव, अकेलापन, सीमित संसाधनों और अज्ञात परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो मानव मानसिकता और सामाजिक सहयोग की परीक्षा लेता है। इन अनुभवों से ही मानवता यह सीख पाएगी कि स्थायी कॉलोनियों का निर्माण कैसे किया जा सकता है और मानव जीवन को जोखिम से बचाया जा सकता है। हॉकिंग आगे बताते हैं कि अंतरिक्ष में फैलाव केवल जीवन की सुरक्षा का विषय नहीं है, यह मानव ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता और मूल्य को ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का अवसर भी है। एआई, रोबोटिक्स और उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम सुरक्षित कॉलोनियों का निर्माण कर सकते हैं, जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों का संतुलित प्रबंधन कर सकते हैं और लंबी अवधि तक अस्तित्व बनाए रख सकते हैं।
रोबोटिक सिस्टम खतरनाक परिस्थितियों में मानवों की मदद कर सकते हैं, जीवन और संसाधनों का प्रबंधन कर सकते हैं और मिशनों को सफल बनाने में सहायता कर सकते हैं। हॉकिंग कहते हैं कि मानवता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये तकनीकें जिम्मेदारी से इस्तेमाल हों और किसी भी तरह की लालच, स्वार्थ और असमानता अंतरिक्ष तक न पहुंचे। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि अंतरिक्ष में फैलाव केवल तकनीकी या वैज्ञानिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, व्यवहार, सामाजिक संरचना और मानवता के मूल्यों की परीक्षा भी है। मानवता को यह सुनिश्चित करना होगा कि फैलाव के प्रयास केवल अस्तित्व की रक्षा तक सीमित न हो, बल्कि एक समझदार, जिम्मेदार और नैतिक सभ्यता के निर्माण की दिशा में हो। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी संस्कृति, सहयोग, नियम और नैतिकता अंतरिक्ष में फैलाव की प्रक्रिया को सफल और सुरक्षित बना सकते हैं। हॉकिंग इस संदर्भ में यह भी बताते हैं कि भविष्य में मानवता को न केवल पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भर रहना होगा, बल्कि उसे अंतरिक्ष में वैकल्पिक जीवन स्थलों के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। इसमें भोजन, पानी, ऊर्जा और जीवन समर्थन प्रणालियों का प्रबंधन शामिल है। एआई और रोबोटिक्स के माध्यम से ये सभी व्यवस्थाएं संचालित की जा सकती है। यह मानवता को लंबी अवधि के मिशनों में सक्षम बनाएगा और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखेगा। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग और नेतृत्व के स्तर पर तैयारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लंबी अवधि के मिशन में सहयोग, सामूहिक निर्णय और मनोवैज्ञानिक स्थिरता सफलता की कुंजी होंगे। अंत में हॉकिंग ये स्पष्ट करते हैं कि जैसे ही मानवता इन सभी तैयारियों में सफल होती है और अंतरिक्ष में सुरक्षित फैलाव के लिए सक्षम बनती है, अगला चरण हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ और उसके रहस्यों की खोज की ओर ले जाएगा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि विज्ञान और नई तकनीकें किस तरह समय और अंतरिक्ष की वास्तविकताओं को समझने में हमारी मदद कर सकती है और मानवता को ब्रह्मांड के नए आयामों तक पहुंचाने में योगदान कर सकती है। चैप्टर 7, क्या हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं? मानव इतिहास में भविष्य को जानने की इच्छा हमेशा से मौजूद रही है। प्राचीन समय में लोग ज्योतिष, भविष्यवाणियों और संकेतों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते थे कि आगे क्या होने वाला है। आधुनिक विज्ञान ने इस प्रश्न को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। विज्ञान यह नहीं पूछता कि भविष्य कैसा होगा, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कि प्रकृति किन नियमों के अनुसार काम करती है और उन नियमों से हम भविष्य के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स, विशेष रूप से न्यूटन के नियमों पर आधारित भौतिकी, यह मानती थी कि ब्रह्मांड पूरी तरह निर्धारक है। इसका अर्थ यह था कि यदि हमें किसी भी प्रणाली की वर्तमान स्थिति पूरी तरह से पता हो, जैसे किसी वस्तु की गति, दिशा और उस पर लगने वाले बल, तो हम गणना करके यह जान सकते हैं कि भविष्य में वह प्रणाली कैसे व्यवहार करेगी। इस दृष्टिकोण में भविष्य पहले से तय माना जाता था और समय केवल उन घटनाओं को क्रम में प्रकट करता था। लेकिन यह विचार तब चुनौती में पड़ा जब वैज्ञानिकों ने परमाणुओं और उपपरमाण्विक कणों की दुनिया का अध्ययन करना शुरू किया। क्वांटम भौतिकी ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति का सबसे मूल स्तर अनिश्चितता से भरा हुआ है। किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ पूर्ण रूप से जानना असंभव है। इसे ही अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। इसका परिणाम यह है कि भविष्य को पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं बताया जा सकता, केवल संभावनाओं के रूप में ही समझा जा सकता है। यह अनिश्चितता केवल सूक्ष्म कणों तक सीमित नहीं रहती। जब बड़ी प्रणालियां हो, जैसे मौसम या जलवायु, इन सूक्ष्म अनिश्चितताओं से प्रभावित होती है, तो भविष्यवाणी और भी कठिन हो जाती है। यही कारण है कि मौसम का पूर्वानुमान कुछ दिनों तक ही भरोसेमंद रहता है। छोटी सी अनिश्चितता समय के साथ बढ़ती जाती है और बड़े बदलावों का कारण बनती है। इसे अराजकता सिद्धांत से समझा जा सकता है। समय की दिशा भी भविष्य को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम अतीत को याद कर सकते हैं, लेकिन भविष्य को नहीं। इसका वैज्ञानिक कारण एंट्रोपी से जुड़ा है। ब्रह्मांड में अव्यवस्था समय के साथ बढ़ती जाती है और यही समय की दिशा तय करती है। घटनाएं एक क्रम में घटती है
और यह क्रम कभी उल्टा नहीं होता। यही कारण है कि टूटा हुआ गिलास अपने आप वापस नहीं जुड़ता। कुछ लोग यह कल्पना करते हैं कि यदि समय और ब्रह्मांड के सभी नियम पूरी तरह समझ लिए जाए तो भविष्य को पूरी तरह जाना जा सकता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान यह संकेत देता है कि ऐसा संभव नहीं है। भविष्य का एक हिस्सा हमेशा खुला रहेगा। हम केवल सीमित जानकारी के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, पूर्ण भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यह अनिश्चितता कोई कमी नहीं है। यही अनिश्चितता ब्रह्मांड को जीवंत बनाती है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो परिवर्तन, विकास और स्वतंत्र निर्णय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीवन की विविधता और जटिलता इसी अनिश्चितता से जन्म लेती है। इस अध्याय का सार यह है कि विज्ञान भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित करने का वादा नहीं करता। विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम प्रकृति के नियमों को समझें, उनकी सीमाओं को स्वीकार करें और उसी समझ के आधार पर बेहतर निर्णय लें। भविष्य जानने से अधिक महत्वपूर्ण है भविष्य को समझने की क्षमता विकसित करना। अगले अध्याय में हम ब्लैक होल जैसे रहस्यमय पिंडों की ओर बढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे समय, सूचना और वास्तविकता की हमारी समझ को किस तरह चुनौती देते हैं। चैप्टर 8, ब्लैक होल और समय का रहस्य। ब्लैक होल आधुनिक विज्ञान के सबसे रहस्यमय और सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले खगोलीय पिंडों में से एक है। लंबे समय तक इन्हें केवल गणितीय कल्पना माना जाता रहा, लेकिन आज हम जानते हैं कि ब्लैक होल वास्तव में ब्रह्मांड में मौजूद है और हमारे आसपास के अंतरिक्ष को गहराई से प्रभावित करते हैं। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल न केवल अंतरिक्ष को बदलते हैं, बल्कि समय की हमारी समझ को भी चुनौती देते हैं। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई बहुत विशाल तारा अपना ईंधन समाप्त कर देता है और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण भीतर की ओर ढह जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का द्रव्यमान एक अत्यंत छोटे क्षेत्र में सिमट जाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि प्रकाश भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। यही कारण है कि इन्हें ब्लैक होल कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं दिखाई नहीं देते, केवल अपने प्रभावों से पहचाने जाते हैं। ब्लैक होल की सीमा को घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद वापसी असंभव हो जाती है। घटना क्षितिज के पास समय का व्यवहार बदलने लगता है। बाहर से देखने वाले व्यक्ति के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लैक होल की ओर गिरती वस्तु समय के साथ धीमी होती जा रही है और अंततः स्थिर हो जाती है। लेकिन उस वस्तु के लिए जो ब्लैक होल में गिर रही है, समय सामान्य रूप से चलता रहता है। यह अंतर दर्शाता है कि समय सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। यह विचार आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से आता है, जिसके अनुसार समय और अंतरिक्ष अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक संयुक्त संरचना स्पेस टाइम का हिस्सा है। ब्लैक होल इस स्पेस टाइम को अत्यधिक मोड़ देते हैं। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण, उतना अधिक समय का धीमा होना। ब्लैक होल इस सिद्धांत का सबसे चरम उदाहरण है। लंबे समय तक यह माना जाता था कि ब्लैक होल में जो कुछ भी गिरता है वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। लेकिन हॉकिंग ने इस धारणा को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। वे बहुत धीमी गति से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ब्लैक होल भी समय के साथ सिकुड़ सकते हैं और अंततः समाप्त हो सकते हैं। यह खोज एक गहरे प्रश्न को जन्म देती है। यदि ब्लैक होल अंततः समाप्त हो जाते हैं, तो उनके भीतर गिरी हुई जानकारी का क्या होता है? क्या वह जानकारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है या किसी रूप में बनी रहती है? इसे ही सूचना विरोधाभास, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। यह प्रश्न आज भी भौतिकी के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ब्लैक होल हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड वैसा सरल नहीं है जैसा हमें रोजमर्रा के अनुभवों से लगता है। यहां समय धीमा हो सकता है, प्रकाश फंस सकता है और वास्तविकता के नियम टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यही चरम स्थितियां हमें प्रकृति के सबसे गहरे नियमों तक पहुंचने का अवसर भी देती है। इस अध्याय का सार यह है कि ब्लैक होल केवल विनाश के प्रतीक नहीं है, वे ब्रह्मांड की प्रयोगशालाएं हैं
जहां समय, स्थान और ऊर्जा के नियम अपने सबसे चरम रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें समझना वास्तव में समय और वास्तविकता को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समय में यात्रा संभव है और विज्ञान इस विचार को कितनी गंभीरता से लेता है। चैप्टर 9, क्या समय में यात्रा संभव है? समय में यात्रा का विचार मानव सभ्यता को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक विज्ञान कथाओं तक मनुष्य ने बार बार यह कल्पना की है कि काश वह अतीत में लौट सके या भविष्य की एक झलक पा सके। लेकिन स्टीवन हॉकिंग इस विषय को कल्पना और भावनाओं से अलग रखकर शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। उनके अनुसार समय में यात्रा का प्रश्न रोमांचक अवश्य है, लेकिन इसका उत्तर केवल भौतिकी के नियमों के भीतर ही खोजा जा सकता है। परंपरागत या क्लासिकल भौतिकी में समय को एक सीधी रेखा की तरह समझा जाता था। इस दृष्टिकोण में समय हमेशा अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की ओर बहता है। यहां समय को पलटना या उसमें पीछे जाना असंभव माना जाता था। न्यूटन की भौतिकी में समय सभी के लिए समान गति से चलता है, चाहे कोई कहीं भी हो। इस सोच में समय यात्रा का कोई स्थान नहीं था। 20वीं सदी में आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत ने समय की इस सरल परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया। आइंस्टीन ने दिखाया कि समय एक स्थिर और सार्वभौमिक चीज नहीं है। समय गति और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। यदि कोई वस्तु बहुत तेज गति से चले या बहुत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के पास हो, तो उसके लिए समय धीमा हो सकता है। इसे समय प्रसार कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भविष्य की ओर समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के बहुत करीब यात्रा करे और फिर पृथ्वी पर वापस आए, तो वह पृथ्वी पर मौजूद लोगों की तुलना में कम उम्र का होगा। पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके होंगे, जबकि उसके लिए कम समय गुजरा होगा। इस अर्थ में वह व्यक्ति भविष्य में पहुंच चुका होगा। यह विज्ञान कथाओं की कल्पना नहीं, बल्कि भौतिकी के नियमों का सीधा परिणाम है। हालांकि अतीत में यात्रा करना कहीं अधिक जटिल और विवादास्पद विषय है। इसके लिए समय की दिशा को उलटना पड़ेगा, जो सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं दिखता। कुछ वैज्ञानिक अवधारणाएं, जैसे वर्महोल, इस संभावना को सैद्धांतिक रूप से दर्शाती है। वर्महोल को अंतरिक्ष समय में एक सुरंग के रूप में समझा जा सकता है, जो दो दूरस्थ स्थानों या अलग-अलग समय बिंदुओं को जोड़ सकती है। लेकिन वर्महोल के अस्तित्व को लेकर कई समस्याएं हैं। सबसे पहले, हमें अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि वर्महोल वास्तव में मौजूद है। दूसरा, यदि वे मौजूद भी हों, तो उन्हें स्थिर रखने के लिए असामान्य प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। इसके अलावा अतीत में यात्रा करने से गंभीर तार्किक समस्याएं पैदा होती है। इन समस्याओं में सबसे प्रसिद्ध है कारण और परिणाम का विरोधाभास। यदि कोई व्यक्ति अतीत में जाकर किसी महत्वपूर्ण घटना को बदल दे, तो वर्तमान का अस्तित्व कैसे संभव होगा? इसे दादा परदादा विरोधाभास कहा जाता है। ऐसे प्रश्न विज्ञान को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद प्रकृति स्वयं अतीत में यात्रा की अनुमति नहीं देती। स्टीवन हॉकिंग ने इसी संदर्भ में क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर का प्रस्ताव रखा। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड के नियम समय की क्रमबद्धता की रक्षा करते हैं। यानी प्रकृति ऐसे हालात बनने ही नहीं देती जिनसे समय में पीछे जाना संभव हो। यह विचार अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह संकेत देता है कि समय में यात्रा केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि प्रकृति की मूल संरचना से जुड़ा प्रश्न है। इस अध्याय से हमें यह समझ आता है कि भविष्य की ओर समय यात्रा भौतिकी के नियमों के भीतर संभव प्रतीत होती है, लेकिन अतीत की ओर यात्रा अभी भी अत्यंत अनिश्चित और समस्याग्रस्त है। विज्ञान इस विचार को पूरी तरह खारिज नहीं करता, लेकिन इसे बहुत सावधानी से देखता है। समय में यात्रा का यह प्रश्न हमें समय की वास्तविक प्रकृति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या समय केवल घटनाओं का क्रम है, या यह स्वयं ब्रह्मांड की एक गहरी संरचना का हिस्सा है? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। अगले अध्याय में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है, या फिर
अनेक ब्रह्मांडों का अस्तित्व संभव है और यह विचार हमारी वास्तविकता की समझ को किस तरह बदल सकता है। चैप्टर 10, मल्टीवर्स। हजारों वर्षों से मानव मन यह प्रश्न पूछता आया है कि क्या यह पूरा अस्तित्व केवल वही है जो हम देखते हैं, या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है। प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक विज्ञान तक यह जिज्ञासा बनी रही है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और क्या इसकी कोई सीमा है। स्टीफन हॉकिंग इस प्रश्न को भावनात्मक या दार्शनिक कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक संभावना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परंपरागत रूप से हम ब्रह्मांड को एक ही विशाल संरचना के रूप में समझते आए हैं, एक ऐसा ब्रह्मांड जो बिग बैंग से जन्मा, फैल रहा है और जिसमें अरबों आकाशगंगाएं मौजूद है। लेकिन आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान यह संकेत देता है कि यह पूरी कहानी नहीं भी हो सकती। संभव है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक उदाहरण हो और इसके अलावा भी कई ब्रह्मांड मौजूद हो। इसी विचार को मल्टीवर्स कहा जाता है। मल्टीवर्स का विचार सबसे पहले तब गंभीरता से सामने आया जब वैज्ञानिकों ने इन्फ्लेशन थ्योरी पर काम करना शुरू किया। इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने अत्यंत तेजी से विस्तार किया। कुछ मॉडलों में यह विस्तार हर जगह एक समान नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्रह्मांड बन सकते हैं, जिनके भौतिक नियम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो यह संभव है कि जिन नियमों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड काम करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण की ताकत, कणों के द्रव्यमान या प्रकाश की गति, वे सार्वभौमिक न हों। दूसरे ब्रह्मांडों में ये नियम अलग हो सकते हैं। इसका अर्थ यह होगा कि हमारा अस्तित्व किसी विशेष नियम संयोजन का परिणाम है, न कि किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य का। क्वांटम भौतिकी भी इस विचार को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार जब भी कोई क्वांटम घटना घटती है तो ब्रह्मांड कई संभावनाओं में विभाजित हो जाता है। हर संभावना एक अलग ब्रह्मांड में वास्तविकता बन जाती है। हालांकि यह विचार अभी प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन यह आधुनिक भौतिकी में गंभीर चर्चा का विषय है। स्टीफन हॉकिंग इस विषय पर अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि मल्टीवर्स का विचार रोमांचक अवश्य है, लेकिन इसे बिना प्रमाण के सत्य मान लेना विज्ञान नहीं है। विज्ञान का कार्य संभावनाओं को तलाशना है, न कि कल्पनाओं पर विश्वास करना। मल्टीवर्स की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि फिलहाल हमारे पास इसे प्रत्यक्ष रूप से जांचने का कोई तरीका नहीं है। फिर भी यह विचार हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। यदि वास्तव में अनेक ब्रह्मांड मौजूद है, तो हमारा ब्रह्मांड विशेष या केंद्र में नहीं रह जाता। यह मानव केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देता है और हमें ब्रह्मांड के प्रति अधिक विनम्र बनाता है। इस अध्याय का सार यह है कि मल्टीवर्स का विचार हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविकता शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक व्यापक और जटिल हो सकती है। भले ही हम अभी इसे सिद्ध न कर पाए हों, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछना ही विज्ञान को आगे बढ़ाता है। चैप्टर 11, भविष्य का रूप क्या होगा? भविष्य को लेकर मानव मन में हमेशा से जिज्ञासा, आशा और भय, तीनों भाव साथ साथ मौजूद रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों और सदियों में मानवता किस दिशा में जाएगी, लेकिन साथ ही यह भी महसूस करते हैं कि भविष्य पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। स्टीफन हॉकिंग इस प्रश्न को किसी भविष्यवाणी या कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक समझ और तार्किक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार विज्ञान भविष्य बताने का दावा नहीं करता, बल्कि यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान में हो रही घटनाएं और निर्णय आगे चलकर किन संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। हॉकिंग यह स्पष्ट करते हैं कि आज मानव सभ्यता एक निर्णायक दौर से गुजर रही है। विज्ञान और तकनीक की प्रगति पहले से कहीं अधिक तेज हो चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक संशोधन, नैनो टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्र मानव जीवन को गहराई से बदलने की क्षमता रखते हैं। ये तकनीकें बीमारी, भूख और सीमित संसाधनों जैसी समस्याओं का समाधान दे सकती है, लेकिन यदि इनका उपयोग बिना समझ और नियंत्रण के किया गया
तो यही प्रगति गंभीर खतरे भी पैदा कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हॉकिंग विशेष महत्व देते हैं। वे मानते हैं कि एआई मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हो सकती है। यह ज्ञान, उत्पादन और खोज की गति को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन साथ ही वे चेतावनी भी देते हैं कि यदि एआई का विकास मानव मूल्यों और नैतिकता से अलग हो गया, तो यह मानवता के लिए जोखिम बन सकता है। भविष्य का स्वरूप इस बात पर निर्भर करेगा कि हम तकनीक को अपना स्वामी बनाते हैं या उसे एक उपकरण के रूप में रखते हैं। भविष्य की चुनौतियां केवल तकनीकी नहीं है। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे यह दर्शाते हैं कि मानव गतिविधियां पृथ्वी की सीमाओं पर दबाव डाल रही है। विज्ञान हमें इन समस्याओं के समाधान सुझा सकता है, लेकिन समाधान को लागू करना सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों पर निर्भर करता है। हॉकिंग के अनुसार, यदि मानवता सहयोग के बजाय संघर्ष का रास्ता चुनेगी, तो भविष्य और अधिक अनिश्चित हो जाएगा। हॉकिंग यह भी बताते हैं कि भविष्य को लेकर दो चरम दृष्टिकोण खतरनाक है। एक और अंधा आशावाद है, जिसमें हम मान लेते हैं कि विज्ञान और तकनीक अपने आप सभी समस्याओं को हल कर देंगी। दूसरी ओर गहरा निराशावाद है, जिसमें हम मान लेते हैं कि विनाश अपरिहार्य है। सही दृष्टिकोण इन दोनों के बीच संतुलन का है, जोखिमों को पहचानना लेकिन संभावनाओं को नकारना नहीं। भविष्य स्थिर नहीं है। यह किसी लिखी हुई कहानी की तरह तय नहीं है। यह लगातार बन रहा है, हर खोज, हर निर्णय और हर पीढ़ी के योगदान से। हॉकिंग इस बात पर जोर देते हैं कि विज्ञान हमें भविष्य को आकार देने की शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। यदि ज्ञान नैतिकता से अलग हो गया, तो प्रगति विनाश में बदल सकती है। इस अध्याय का सार यह है कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, यह अभी बन रहा है वर्तमान में। हम जो चुनते हैं वही आने वाले समय का रूप तय करता है। विज्ञान हमें चेतावनी भी देता है और आशा भी। भविष्य कैसा होगा, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि मानवता अपनी बुद्धि का उपयोग कितनी समझदारी और जिम्मेदारी से करती है। अगले अध्याय में हम यह देखेंगे कि क्या मानवता लंबे समय तक जीवित रह पाएगी और किन खतरों तथा संभावनाओं के बीच हमारा अस्तित्व संतुलन बनाए हुए है। चैप्टर 12, क्या मानवता लंबे समय तक जीवित रह पाएगी? मानव इतिहास में पहली बार ऐसा समय आया है जब हमारा अस्तित्व केवल प्रकृति पर नहीं, बल्कि हमारे अपने निर्णयों पर भी निर्भर करता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार, मानवता ने विज्ञान और तकनीक के माध्यम से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि अब वही शक्ति हमारे सबसे बड़े खतरे का कारण भी बन सकती है। यह अध्याय इसी गंभीर प्रश्न पर केंद्रित है, क्या मानव सभ्यता आने वाले लंबे समय तक टिक पाएगी? हॉकिंग बताते हैं कि मानवता कई प्रकार के खतरों से घिरी हुई है। कुछ खतरे प्राकृतिक है, जैसे क्षुद्र ग्रहों का टकराव, सुपर वोल्केनो या ब्रह्मांडीय घटनाएं। लेकिन इससे भी अधिक खतरनाक वे जोखिम हैं जो स्वयं मनुष्य ने पैदा किए हैं। परमाणु हथियार, जैविक हथियार, अनियंत्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु परिवर्तन ऐसे खतरे हैं जो पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन हॉकिंग के लिए विशेष चिंता का विषय है। बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाएं यह संकेत देती है कि पृथ्वी की प्राकृतिक संतुलन प्रणाली दबाव में है। यदि मानवता ने समय रहते सामूहिक कदम नहीं उठाए, तो पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां कठिन होती जाएगी। विज्ञान हमें चेतावनी दे चुका है, लेकिन प्रतिक्रिया अभी भी धीमी है। परमाणु और जैविक हथियारों का खतरा भी बना हुआ है। कुछ ही निर्णय पूरे ग्रह के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। हॉकिंग ये स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक युद्ध अब केवल सीमित क्षेत्र तक नहीं रहता। इसके प्रभाव वैश्विक होते हैं और आने वाली पीढ़ियों तक फैलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हॉकिंग भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, एक संभावित खतरा भी बन सकती है। यदि एआई का विकास मानव मूल्यों और नियंत्रण के बिना हुआ, तो यह मानवता के हितों के विरुद्ध कार्य कर सकती है। इसलिए वे जोर देते हैं कि तकनीकी प्रगति के साथ नैतिक और सामाजिक समझ का विकास अनिवार्य है। इन खतरों के बावजूद हॉकिंग पूरी तरह निराश नहीं है।
वे मानते हैं कि मानवता के पास समाधान खोजने की क्षमता है। विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दीर्घकालिक सोच हमें इन जोखिमों से निपटने में मदद कर सकती है। विशेष रूप से अंतरिक्ष में फैलाव मानव अस्तित्व के लिए एक सुरक्षा उपाय बन सकता है, जिससे हम एक ही ग्रह पर निर्भर न रहें। इस अध्याय का सार यह है कि मानवता का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, विनाश अपरिहार्य नहीं है, लेकिन सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम ज्ञान, शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चंस की यह पूरी आसान हिंदी समरी यहां समाप्त होती है। यह किताब हमें यह नहीं सिखाती कि हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, बल्कि यह सिखाती है कि सवाल पूछना ही सबसे बड़ी समझ है। अगर आपको यह ऑडियो बुक स्टाइल एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, अगर क्वांटम भौतिकी, ब्रह्मांड और वास्तविकता के रहस्य आपको सोचने पर मजबूर करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो विज्ञान को आसान भाषा में समझना चाहते हैं। यहां हम भौतिकी को डरावना नहीं, सुंदर बनाकर समझाते हैं। इसी के साथ इस पुस्तक की संस्मरी समाप्त होती है।